जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू द लक्ष्य अकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि हमारा एफकेट का एग्जाम खत्म हो चुका है, हमारे पास हमारी रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, हम सबको हमारे मार्क्स पता है, हम सबको अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स पता है। अब यहाँ से आगे क्या करना है? देखो, दो तरीके के लोग हैं कि एफकेट एग्जाम हो गया, अब क्या करें। किसी के दिमाग में तो यही चल रहा होगा, क्यों चल रहा होगा, कुछ के मार्क्स जो हैं वो 130 से 140 की रेंज में है, कुछ के जिनके 150 160 ऐसे मार्क्स भी हैं कुछ लोगों के, तो इनको तो वरी करने की कोई दिक्कत है नहीं, ये तो श्योर शॉट पास हो चुके हैं, मेरिट के हिसाब से भी अच्छे मार्क्स हैं। अब एफकेट जिनका इस रेंज के अंदर है मार्क्स, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि हम एएफएसबी की प्रिपरेशन करें, क्या अभी से शुरू कर दें? तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका सीडीएस एग्जामिनेशन नहीं है तो आप अभी से अपनी एएफएसबी की प्रिपरेशन को शुरू कर दो भाई। दूसरे वो बच गए जिनके मार्क्स 90, 95, 103, 105, 107 और इधर 85 है, ये कैटेगरी भी है भाई। डन। अब जो लोग इस कैटेगरी में हैं, ठीक है यार, तुम पास नहीं होगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, समस्या की बात नहीं है। तुम्हारे पास अभी हमारा सीडीएस का एग्जामिनेशन बाकी है, सभी के लिए ही हमारे पास सीडीएस का एग्जामिनेशन बाकी है। देखो यार, तुम लोगों को पता चल गया है कि हम कितने पानी में हैं। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ाई सबने की है, हर किसी ने पढ़ाई की है। जिसके भी मार्क्स 100 के आसपास है वो सब पढ़ के गए हैं। गलती कहाँ हुई पूरे पेपर के अंदर? गलती सिर्फ एक हुई कि जो क्वेश्चन छोड़ देना था हमने उसको अटेम्प्ट किया, उसने हमारा टाइम वेस्ट कराया, जिसकी वजह से हम एंड तक पेपर में नहीं पहुंच पाए, या हमें वो टाइम नहीं मिला जिसके लिए कि हम दोबारा जाकर के उन क्वेश्चंस को वापस से अटेम्प्ट कर पाएँ। वो टाइम नहीं मिला, ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यार सीडीएस में क्या करना है या किस तरीके से आगे के एक महीने में अप्रोच करना है। देखो यार, सीडीएस एग्जामिनेशन भले यूपीएससी कराता है, हर किसी को पता है ये बात कि सीडीएस का एग्जामिनेशन कौन करा रहा है, यूपीएससी करा रहा है। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट तो आएगा ना। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्या टॉपिक में पढ़ के जाऊं, क्या छोड़ के जाऊं, क्या वही गलतियां हम दोबारा तो नहीं कर रहे हैं। इधर देखो जो हमने एफकेट में की थी, सबसे पहली चीज तो 30 दिन का ही एग्जाम है, 30 दिन काफी होते हैं, ठीक है। क्यों क्यों काफी है? काफ़ी इसलिए है कि हमें 50% स्कोर करना है यार। 50% अगर हम स्कोर कर पाए तो हम अच्छी खासी रेंज में होंगे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। एंड सीडीएस के अंदर चांसेस ऑफ गेटिंग मेरिट आउट फॉर मेल कैंडिडेट इज नियरली टेंड्स टू 0। फॉर फीमेल यार तुम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी कट ऑफ अलग आने लगी है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं तरीका बता रहा हूँ कि कितना पढ़ना है और किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं, या पूरे महीने की मैं बात करूँ तो हमारे पास 30 दिन है। 30 दिन में 10 घंटे तुम डेली पढ़ लो। 10 घंटे डेली पढ़ लोगे, लगभग तुम्हारे पास 350 घंटे के आसपास का पूरा टाइम होगा। और ये 300 घंटे सिर्फ ये सोच करके पढ़ाई करना है कि 1 घंटे के अंदर 1 नंबर की तैयारी कर लें, कुछ नहीं है इसके अलावा। 1 घंटे में 1 नंबर की हम तैयारी कर पाए तो हमारी तैयारी सफल है। डन। 300 नंबर का पेपर है आईएमए वालों के लिए, ओटीए वालों के लिए 200 नंबर का है। तो भाई अपने इन 300 घंटों को, 300 आवर्स को इस तरीके से बाइफरकेट कर लेना कि ये अपने अकॉर्डिंग बाइफरकेट करना। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि इतना टाइम इसको दो, इतना टाइम इसको दो। तुम्हें अच्छे से पता है कि व्हाट हैपेंड इन एफकेट एग्जामिनेशन। एफकेट एग्जामिनेशन में हुआ क्या? आधी जनता वोकैब में फंस गई। जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 वाले थे वो सारे ही वोकैब के अंदर फंस के रह गए कि बिल्कुल ही अलग वोकैब आ गई। तो बी रेडी कि यार सीडीएस एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही होने वाला है कि वोकैब हमें नहीं पता कहाँ से आएगी। पर सीडीएस के अंदर सिर्फ वोकैब के बेसिस के ऊपर सिलेक्शन नहीं है यार। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इधर देखो, रीडिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और वोकैब है। सीडीएस 1 2026 में वोकैब थी, नियरली 70 क्वेश्चंस के अंदर वोकैब यूज होनी थी। बचे कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन बचे। वो 50 क्वेश्चन में रीडिंग सेक्शन है, हमारा ग्रामर सेक्शन है, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। हर कोई इसको इग्नोर करेगा इस बार, बट आपने इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे ना भाई। जब क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे तो ये क्यों छोड़ दें, ये भी पढ़ना है हम लोगों ने। पढ़ने का तरीका क्या है? ऐसा नहीं है कि हम रूल्स याद करने बैठ गए हैं। नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। पीवाईक्यू उठाएंगे, नए क्वेश्चंस उठाएंगे, नए टेस्ट देंगे, सारी चीज़ें हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। ये दोनों टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो सिलेक्ट हो रहा है उसके ये सही हैं ही, ऐसा नहीं है कि उसके ये गलत हो जाते हैं, ये तो आपके सही होने ही चाहिए। रेस में कब पीछे होंगे? जो सबका सही है हमारा गलत हो गया तब हम फंस जाएंगे। जो सबका सही हो रहा है, प्लस अगर हम कुछ ऐसा अटेम्प्ट करके आ पा रहे हैं, हमें ये लगता है कि यार ये बाकियों से नहीं हुआ होगा, वहाँ से सिलेक्शन की शुरुआत होगी। अब देखना ज़रा कि भाई वोकैब है, वोकैब को क्या से कैसे करें। ऐसा तो है नहीं कि अब हम वोकैब बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज शुरू कर दें, हम किताब उठा लें, वर्ड्स को रटना शुरू कर दें। भैया वैसे तो नहीं होगा। वी ट्राइड इट, यू गाइज हैव ट्राइड इट ऑलरेडी विद एफकेट एग्जामिनेशन। एफकेट में आपने ट्राई कर लिया। देखो अब 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि वोकैब को एक तो प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो यार। तुम्हें आता है नहीं आता है, आंसर देख लो ना यार, आंसर देख लो, उसके बाद एक बार पढ़ लो उनको, तो वो याद रह जाएंगे।
कुछ तुम्हें पहले से आते हैं जो तुमने एफकेट के लिए प्रिपेयर किए हैं। नाउ 3 तरीके होते हैं कि आइदर आप प्रीफिक्स से आइडिया लगाएं कि यार किस तरीके का वर्ड है, या सफिक्स से आइडिया लगाएं, या फिर किससे आइडिया लगा सकते हैं, रूट वर्ड से। अब इन सारी चीज़ों को किस तरीके से सीखना है उसके लिए हमारी एक वोकैब की सीरीज चल रही है, एक पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है स्पेशली इंग्लिश के लिए, आप उसको फॉलो कर लो, ठीक है। वो नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, आपने एसपी बख्शी उठानी है, किताब उठाओ, पूरी किताब को खत्म करके चले जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि वो एक किताब खत्म करके चले जाओ, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तब भी एग्जाम पास हो जाएगा, 100% गारंटी है इस बात की मेरी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि इंग्लिश के 10 आपने मॉक टेस्ट देने हैं। 10 मॉक टेस्ट देने के बाद उनका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का तरीका क्या है कि जो टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है सिर्फ उसको पढ़ना है, डन। और 2 चीज़ों के ऊपर तो कमांड करके ही जानी है हम लोगों ने। एक तो किसके ऊपर, इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर। मतलब इडियम एंड फ्रेजेस कितने हैं यार, 600-700 वर्ड हैं ये। और OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, काफ़ी सारी वोकैब तो इनमें आपकी आ जाएगी कि अगर हम ढंग से किसी एक चीज़ को प्रिपेयर करने जाते हैं तो बाकी की चीज़ें अपने आप उसमें प्रिपेयर होने लग जाएंगी। जैसे कि 10 क्वेश्चन अगर इडियम एंड फ्रेजेस के आगे, तो ये तो ऐसा होना चाहिए कि यार ये मेरा गलत नहीं होगा, बाकी चाहे पूरे पेपर में आग लग जाए, इतना तो कम से कम 1-2 टॉपिक को तो ऐसे प्रिपेयर करके यार जाना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई किसकी, हमारी इंग्लिश की, कि क्या करना है कि पहले रीडिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और फिर वोकैब के ऊपर टाइम देना है। वोकैब की प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है, पीवाईक्यू से करनी है। नाउ अब इडियम एंड फ्रेजेस और OWS को हमने पढ़ना है, कहाँ से पढ़ेंगे, वही पीवाईक्यू से पढ़ेंगे, या फिर आपके पास जो भी वोकैब की किताब अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि ये किताब से ये टॉपिक पढ़ना है। आगे आ जाओ। मॉक टेस्ट देने के बाद उनका एनालिसिस करना है, हर दूसरे दिन मॉक देना है, 30 दिन है, 20 दिन में आपके मॉक टेस्ट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद पूरे पेपर की सबसे बड़ी समस्या है, दैट इज जीके, कि भैया जीके में हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जीके को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले तो जीके के अंदर यह देखना है कि भाई मैं नंबर कहाँ से बनाऊं। नंबर यहाँ पे पढ़ने से नहीं होंगे कि हम दुनिया भर का पढ़ रहे हैं, ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, भाई ऐसे नहीं होगा। एक तो सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है कि नोट्स, ये इसके नोट्स मिल जाएं, उसके नोट्स मिल जाएं, इसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि एक अटेम्प्ट तो एक नॉर्मल कैंडिडेट नोट्स इकट्ठा करने में खराब कर देता है, अगले अटेम्प्ट में वो पढ़ता है, पढ़े हुए में से कुछ आता नहीं है नोट्स में से, ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि सिलेबस भी डिफाइंड नहीं है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा किसको उठाओ, उसको उठाओ जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। सबसे फिक्स क्वेश्चन हमारे साइंस के होते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके अंदर ना कोई करंट अफेयर है, आपने पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड का हूँ और मेरे को पता नहीं है कि कैसे इस चीज़ को प्रिपेयर करना है, यार मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा हूँ, अगर मैं ये बता सकता हूँ कि लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, क्रेडिट क्या करना है, और क्या चीज़ लाइबिलिटी है, क्या चीज़ एसेट है, अगर मैं इतनी बेसिक बातें किसी ऐसी चीज़ के बारे में जानता हूँ कि भैया जो मैंने कभी नहीं पढ़ा जीवन में, डन, अगर मैं उस चीज़ को सीख सकता हूं तो मेरे ख्याल से हर कोई जिसने 10th क्लास तक साइंस पढ़ी है वो इस चीज़ को तो कवर कर सकता है ना। तुम लोगों ने पढ़ रखी है, ऐसा नहीं है कि किसी ने पढ़ी नहीं है, तुमने पढ़ी है ना। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने पीवाईक्यू करने हैं, CDS के, NDA के और CAPF AC वाले एग्जाम के, डन। इसके बाद दूसरे पे आते हैं कंप्यूटर। पिछले 2 बार से कंप्यूटर लगातार आ रहा है, पहले 6 क्वेश्चन आए, फिर 8 क्वेश्चन आए, उम्मीद करके चलो कि भैया 10 क्वेश्चन इस बार आएंगे। कंप्यूटर की बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। 90% क्वेश्चन किधर है, कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री के बाद कंप्यूटर होता क्या है, क्या क्या पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, CPU क्या है, ALU क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, लैंग्वेजेस कितने टाइप की हैं, कौन सी लैंग्वेज पहले डिस्कवर हुई, कौन सी बाद में डिस्कवर हुई। इसके बाद इंटरनेट आपको आना चाहिए। इंटरनेट के बाद आपको सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई वायरस क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड की बातें हैं। अब बात करते हैं किसकी, उन सब्जेक्ट्स की जिनका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले है हमारे पास ज्योग्राफी। भाई ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका क्या है, इसकी थ्योरी तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हें फिजिकल ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स आने चाहिए कि पानी गर्म होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, भाप उड़ जाती है, कहाँ से गर्म हवा आती है, कहाँ से ठंडी हवा आती है, कहाँ टकरा करके वो प्रेसिपिटेशन कराती है, कहाँ रेनफॉल होता है, कोल्ड डेजर्ट कैसे बने हैं, हॉट डेजर्ट कैसे बने हैं, कोल्ड करंट्स कहाँ से कहाँ चलते हैं, हॉट करंट्स कहाँ से कहाँ चलते हैं, बेसिक सी बातें ये पता होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी बात पे आते हैं, नाउ इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में भाई समझने का कुछ नहीं है। अगर तुम्हें लगता है इंडियन ज्योग्राफी में समझने का कुछ नहीं है, उसको याद ही करना पड़ेगा, और याद नहीं करोगे पेपर में भूल जाओगे। याद करने का तरीका, हर एक चीज़ का मैप बना लो।
रिवर का मैप बना लो, रिवर सिस्टम्स का मैप बना लो, उसके बाद प्लेट्यूज का मैप बना लो, उसके बाद पासेस का मैप बना लो, फिर माउंटेन्स का मैप बना लो। सारी चीज़ों के मैप तुम्हारे पास होने चाहिए ना हो। अब अगर इसके बाद समय बचता है तो फिर आपने थोड़ा सा एनवायरनमेंट को पढ़ लेना है, ठीक है। फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, कार्बन साइकिल क्या है, वाटर साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमें लगेगा कि वो या तो साइंस के क्वेश्चन हैं या वो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, बट रियलिटी में दे आर फ्रॉम एनवायरनमेंट। 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इतना पढ़ के चले जाओ कि तुम 10 क्वेश्चन को देख करके अटेम्प्ट कर पाओ भाई ना। पॉलिटी के अंदर हर किसी को पॉलिटी आती है। इस देश में सबसे आसान चीज़ जो है सीखने की वो है पॉलिटी, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना है, याद करना है। आर्टिकल पता है उसमें क्या लिखा हुआ है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पता है क्योंकि फैक्चुअल है, ईच एंड एवरीथिंग इज फैक्चुअल इन नेचर, तो आपको वो फैक्ट्स याद होने चाहिए। कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, डीपीएसपी से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है, यूनियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन आता है, कैबिनेट से क्वेश्चन आ जाता है, आपका कमीशन से क्वेश्चन आ जाता है, कमिटी से क्वेश्चन आ जाता है, पंचायत से क्वेश्चन आता है, म्यूनिसपैलिटी से क्वेश्चन आता है, लोकायुक्त से क्वेश्चन आता है, लोकपाल से क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन आता है, किसने कहाँ से हमने क्या चीज़ बोरो की है उससे क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आ जाता है। इन सब को समझने के लिए कि अगर हिस्ट्री को समझना है, समझने के लिए आपको इसके लिए पॉलिटी के लिए एटलीस्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री आनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आएगी पॉलिटी याद करने में दिक्कत होगी। तो पहले आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री से जरूर गो थ्रू करें और उसके बाद अपनी पॉलिटी के ऊपर टाइम लगाएं। नाउ इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने करना है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को अकेले नहीं करना है भाई। अगर आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी लेके बैठे हुए हो, एनसीईआरटी आपने उठा रखी है 11th क्लास 12th क्लास, बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने पढ़ी है, बट नाउ आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें इसको करंट अफेयर के साथ लिंक करके पढ़ना है कि डायनामिक है सब्जेक्ट, बड़ा ही डायनामिक है। नए कॉन्सेप्ट आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, नई पॉलिसीज बनती हैं, तो दे आर वेरी मच डायनामिक इन नेचर। उसको कहाँ से पढ़ेंगे? करंट अफेयर से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नाउ अब बात करते हैं हिस्ट्री की। टाइम अगर बचा है आपके पास तो आपने इनको रिवाइज करना है। ज़्यादा टाइम किस पे देना है? एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री। एंशियंट एंड मेडाइवल से ही आपको पढ़ना है किसे? आर्ट एंड कल्चर को। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि पॉलिटी को तो समझना है ना भाई, तो इनको रिवाइज करना है। देखो अभी सीखने जाओगे, सीखने का समय नहीं है। दूसरा शॉर्टकट क्या हो सकता है? इस पूरी प्रिपरेशन के अंदर शॉर्टकट सिर्फ एक ही हो सकता है कि पूरा टॉपिक पढ़ने की जगह हम क्वेश्चन से शुरू करें। सीधा आप क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन के अंदर जो आपसे हो पा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं हो रहा है नोटबुक उठाओ, अपनी बुक उठाओ, अपनी रेफरेंस बुक उठाओ, उसमें से उस टॉपिक को पढ़ो और फिर उसको याद रखो। डन। अब बात करते हैं पेपर 3 की। यहाँ पे IMA वाले, FA वाले, INA वाले बड़े ध्यान से सुने भाई। अगर अंग्रेजी कम है, GK कम है, मैथ को रगड़ दो। अगर मैथ रगड़ दिया तो बाकी दोनों को कवर करा देगा। ठीक है, कट ऑफ वही रहती है 120, 125 इतनी रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें टॉपिक बता देता हूँ, 80% पेपर इन टॉपिक से मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम 50 क्वेश्चन ठीक करके आ गए ना पेपर में भाई, 50 क्वेश्चन यहाँ ठीक कराओ, बाकी सब में पास हो जाओ। मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन कोई नहीं रोक पा रहा है। कैसे होगा? इधर देखो जरा। अर्थमेटिक एफकेट के लिए पढ़ ली है, दोबारा उसको नहीं पढ़ना है। उसके सीधे PYQ उठाओ, अपने CDS के PYQ उठाओ और उसको अटेम्प्ट मार दो पूरे को। फिर क्या पढ़ना है? मेंसुरेशन पढ़नी है। मेंसुरेशन 2D 3D एफकेट के लिए पढ़ी है, फॉर्मूले हमें याद है। बेसिक फॉर्मूला पुट करके किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, 15 से 16 सवाल आएंगे। इसके बाद ज्योमेट्री। अगर मेंसुरेशन में वीकनेस है, मेंसुरेशन आपसे नहीं हो पा रही है, तो पहले ज्योमेट्री पढ़नी है। ऐसा नहीं करना है सीधे गए मेंसुरेशन पे कूद गए और कर दिया काम तमाम कर देंगे, नहीं भाई। पहले आपको क्या पढ़ना है? ज्योमेट्री को पढ़ना है। फिर आपने ट्रिगो पढ़नी है। ट्रिगो के अंदर क्या क्या पढ़ना है? हाइट एंड डिस्टेंस, मैक्सिमम मिनिमा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी रेशियोज, बेसिक भी पढ़ना है और एडवांस भी पढ़ना है। वैल्यू पुटिंग से हर बार का क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। अगर दिमाग में ये है कि वैल्यू पुट करके ट्रिगो पूरी सॉल्व कर दूंगा, भाई बेवकूफो। ठीक है ना। इसके बाद एल्जेब्रा एंड नंबर सिस्टम। 80% पेपर जो है वो यहाँ पे है। ये हमारा 80% पेपर है। ये कर लिया, काम बन गया। डन। कोई भी पेपर उठा के देखो, कितना पुराना कितना भी नया, क्वेश्चन ये हैं जो पेपर पास कराएंगे, वो ये पोर्शन है। इतनी सी बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। मैंने तुम्हें बता दिया है 300 घंटे की पढ़ाई है, 300 घंटे पढ़ लो बस। खाली 300 घंटे पढ़ लिए, पेपर पास होगा ही होगा, कोई नहीं रोक रहा है तुम्हारे एग्जाम को। डन। और इतनी मेहनत करने के बाद एक एटीट्यूड कैरी करो यार। वो एटीट्यूड कैरी करना बड़ा ज़रूरी है जीवन में। अगर वो एटीट्यूड कैरी नहीं किया ना एक ऑफिसर जैसा, तो भाई कितनी पढ़ाई कर लो, कितनी SSB की तैयारी कर लो, सब फेल है।
आपके बोलने के तरीके में, आपके चलने के तरीके में वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। अंदर से इस चीज़ का प्राउड फील करना पड़ेगा कि मैंने पेपर के लिए मेहनत करी है, मैंने जीवन में कुछ उखाड़ा है। डन? बात मेरे ख्याल से तुम लोग सब समझ गए हो कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। अब मैं मॉक टेस्ट बता देता हूँ। मैथ के आपने सिर्फ 5 मॉक टेस्ट लगाने हैं, 5 मॉक टेस्ट लगाने हैं और साथ में 5 साल के PYQ करने हैं, 5 ईयर्स के PYQ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि सर ये दिक्कत आ रही है, तुम कमेंट सेक्शन में बोल दो कि सर कमेंट सेक्शन में ये दिक्कत आ रही है, इसको कहाँ से करें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें। अब करंट अफेयर की प्रॉब्लम भी तुम्हारी सॉल्व हो गई है कि करंट अफेयर की, एक तो डेली करंट अफेयर आते ही आते हैं हमारे। आपने क्या करना है, लक्ष्य एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसके ऊपर एक तो डेली करंट अफेयर आते हैं, दूसरा पिछले 3 से 4 महीने के करंट अफेयर पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि जनवरी से उठा लिया, नहीं भाई, पेपर हमारा हुआ था अप्रैल में, तो अप्रैल के पढ़ने हैं, मई के पढ़ने हैं, जून के, जुलाई के। ठीक है, कुछ एक चीज़ें हैं जैसे बुक्स एंड ऑथर हैं, वो 6 महीने की पढ़ लो, अवार्ड्स पढ़ लो 6 महीने के पढ़ लो, अवार्ड्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं 6 महीने की पढ़ लो। हाँ, एक चीज़ और कि भाई स्टैटिक डिफेंस, इस बार के हर एक पेपर के अंदर स्टैटिक डिफेंस से क्वेश्चन है। तुम चाहे CSC उठाओ, तुम चाहे CAPF उठाओ, तुम चाहे CDS उठाओ, हर किसी में स्टैटिक डिफेंस के क्वेश्चन है। एंड स्टैटिक डिफेंस का इलाज हमने कर रखा है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। डन? इसको पढ़ लेना। इसके बाद इसके भी कितने 5 मॉक टेस्ट करने हैं, PYQ करने हैं। इसके बाद इंग्लिश के लिए मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कितना टाइम किसको डिवोट करना है वो तुम्हारे ऊपर है। डन? हर किसी का अपना तरीका होता है पढ़ने का। मैंने आप लोगों को वो तरीका बताया है जो हर कोई फॉलो कर सकता है। एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए थी हम लोगों को, ये रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। अभी ना रिवीजन करना है, रिवीजन करने का तरीका बदल देना है। तरीका क्या बदलना है कि मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया, उससे मैंने ये देखा मेरा ये टॉपिक वीक रह गया है, गए नोटबुक उठाई, वो टॉपिक को रिवाइज किया, रिवाइज करके अगले पेपर में देखना है क्या उस टॉपिक का क्वेश्चन फिर से गलत हुआ है। अगर फिर से गलत हुआ है तो दोबारा पढ़ो उसको। ठीक है, बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम है। एंड एक फौजी एटीट्यूड को तो कैरी करो ही करो। ठीक है, एक पेपर खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ाई करी थी ना, पढ़ाई कहीं नहीं जा रही है। बस एक चीज़ की कमी होती है, दैट इज डायरेक्शन। कोई हमें ये बताने वाला मिल जाए कि भैया ये पढ़ लो और यहाँ से पढ़ लो। मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्या पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 50 वो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो हमारे GS के टॉपिक हैं, चाहे वो हमारे इंग्लिश के टॉपिक हैं, चाहे वो हमारे साइंस के टॉपिक हैं। 50 वो टॉपिक्स की वीडियो लेके आ रहा हूं जिसके अंदर हमें यह पता होगा कि पेपर में ये टॉपिक से तो श्योर शॉट मेरा क्वेश्चन बनता ही बनता है। उन टॉपिक्स को पढ़ लेना, सिर्फ इतना कर लेना कि उन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ लें और जो तरीका बताया है कि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है। ऐसा नहीं करना पहले कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, 2 बार रिवाइज करूंगा, फिर ये करूंगा। नहीं भाई, कोई ड्रामा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं अब से पढ़ना शुरू कर दूंगा, अब समय नहीं बचा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब पहले सवाल करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद भागेंगे हम बाकी चीज़ों की तरफ। अभी के लिए दिमाग में ये बिठा लो कि PYQ से कॉन्सेप्ट पे जाना है, कॉन्सेप्ट से PYQ या MCQ के ऊपर नहीं आना है। चलो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।